मुझे लगता है आरज़ू जी ऐसा सवाल तो आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए था क्योंकि आप तो इस्लामिक देश में रहती हैं। तो आपने अल कुरान में कहीं पर पढ़ा होगा वक्फ बोर्ड? मैं तो नहीं, ऐसा मुझे तो सोचती हूँ। ख्याल है कि मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इतना क्या हंगामा है और क्यों ये बिल आया है। मुझे ऐसा लगा था कि वक्फ पर आपके बारे में बात करने से मुझे बहुत सारी आयतों का भी पता चलेगा कि हमने अल कुरान में वक्फ बोर्ड पर कौन-कौन सी आयतें पढ़ी हैं, नाउज़ुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे अल कुरान में वक्फ बोर्ड को ले सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो बहादुर और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ आप देखेंगे, पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हैं जी नाज़िया इलाही खान, और आप लोग नाज़िया को देखते रहते हैं, और आज मैंने नाज़िया को देखते ही शुक्र अदा किया है क्योंकि नाज़िया ने कोई कलर पहना है। मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मुझे लगता है मुझे वीजा लेके जाना पड़ेगा और इसके सारे व्हाइट ड्रेसेस जो है मुझे छुपा के आने पड़ेंगे कि इसको खुद को भी ना मिले। थैंक यू सो मच नाज़िया, आज आने के लिए भी और कोई कलर पहनने के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली वो कोर्ट का एक मसला रहता है ना, तो इसलिए सुबह जो हाँ, निकलती हूँ बस उसी में रह जाती हूँ और मैं थोड़ा-सा ना उस टाइप की हूँ। ठीक है, इट्स ऑलराइट, व्हाइट है तो व्हाइट ही रहे, ठीक है, वैसा वाला मेरा नेचर है। नहीं, अब आप उसमें भी अच्छी लगती है लेकिन कलर्स में ऑब्वियसली बहुत अच्छी लग रही हैं। नाज़िया, आज हम बात करेंगे वक्फ बिल की। क्या है ये? सबसे पहले ये बिल क्या है और इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों है? मुझे लगता है आरज़ू जी ऐसा सवाल तो आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए था क्योंकि आप तो इस्लामिक देश में रहती हैं। तो आपने अल कुरान में कहीं पर पढ़ा होगा वक्फ बोर्ड? मैं तो नहीं, ऐसा मुझे तो सोचती हूँ। ख्याल है कि मैं समझना चाहूँगी कि आखिर इतना क्या हंगामा है और क्यों ये बिल आया है? मुझे ऐसा लगा था कि वक़्त पर आपके बारे में बात करने से मुझे बहुत सारी आयतों का भी पता चलेगा कि हमने अल कुरान में वक़्फ बोर्ड पर कौन-कौन सी आयतें पढ़ी हैं, नाउज़ुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे अल कुरान में वक़्फ बोर्ड को लेकर के कोई आयत या कोई तबसरा है ही नहीं। और बिल्कुल। एज़ वेल एज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत है, उसमें भी वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ है ही नहीं, हमारे भारत के संविधान में भी। इवन वक्फ बोर्ड ने जो अपनी बुक बना करके रखी है 1995 से, ये वाली, ये हमारे किसी भी लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी नहीं जाता है, अभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। जो लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि क्या आपके सिलेबस में, क्या आपके चैप्टर्स में वक्फ बोर्ड 1995 है? वो कहेंगे नहीं, ठीक है? आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीज़न के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी आरज़ू जी। द सेकंड थिंग इज़ कि यही मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पर कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को दूसरी जगह से, दूसरे देशों से क्यों बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और यही मुसलमान भारत के आज वक्फ बोर्ड पर ये कह रहे हैं और सारे ठेकेदार मिलकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अत्याचारित भारत में किया जा रहा है। तो जहाँ पर ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, वहाँ पर बाकी लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हो भैया अत्याचारित होने के लिए? है ना? बहुत सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर और सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि हमारे भारत में अ, इंडियन आर्मी के बाद और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसके बाद मैं आपको और एक खुलासा करना चाहूँगी कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 57 मुस्लिम कंट्रीज़, अगर किसी के पास वक़्फ़ की संपत्ति है, तो वो भारत के वक़्फ़ बोर्ड के पास है। एंड एनीवन कैन सर्च कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। कोई भी सर्च कर सकता है
और सर्च करके मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दो, मेरे ऊपर एफआईआर कर दो। मुझे आदत हो गई है अब केस खाने की। अब तो डर ही निकल चुका है पूरे तरीके से। बहुत सारे सर्वे और बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे वक्फ बोर्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद वक्फ बोर्ड खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, मैं उसको आपके सामने पहले दिखाना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप पहले वो सुने कि वक्फ बोर्ड अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के साथ क्या बातें कर रहा है। हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का, वो 60 लाख एकड़, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर पर। खुद सुन लिया आपने, ठीक है? बिल्कुल। और ऐसे ऐसे इन्हीं के अंदर के लोगों से मैंने इनके बातचीत को बहुत सारा निकलवा लिया है, और इनके अंदर के ही लोगों ने मुझे भेज दिया है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं मुझे इनके अंदर के ही लोगों ने, जिसमें ये पता चलता है कि ये हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, सबको पता है। आप तो इस्लामिक सबको देश पता है, हाँ जाहिर है, सबको मालूम है। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। तिरुचिल्लापल्ली में एक 1500 साल की पुरानी मंदिर है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने धावा बोल दिया और कहा कि ये हमारे मुसलमानों की जगह है। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे इस पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा। ठीक है, अब ओनर तो बना है, लेकिन साथ साथ 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी उठा रहा है। 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी उठा रहा है। अब जब 2000 करोड़ का रेवेन्यू उठा रहा है, और क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के मेंबर ने ही अभी मैंने सुनवाया कि वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा है, जिस रिपोर्ट के कागजात भी मेरे पास है, कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के सामने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत में है, और 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी है। तो फिर मुस्लिम क्लेरिक, मौलाना, प्रेचर, असदुद्दीन अवैसी, ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के पास खाने को भी नहीं है, भारत में मुसलमानों के पास पहनने को भी नहीं है, भारत के मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत के मुसलमानों को पूरा बर्बाद कर दिया गया, क्यों बोलते हैं? अरे आपको तो ब्रिटिश, लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी ने मिल करके एक इतनी बड़ी चीज दे दी, और जिसको आपने धीरे धीरे चोरी और चिटिंगबाजी से बहुत फैलाया फुलाया। आपने दो लोगों के हक मार मार करके आपने वक्फ बोर्ड को इस देश की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बनाया। आपने कई भारत के एयरपोर्ट पर यह धावा बोल दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब जब आपने इतनी चिटिंगबाजी कर ही ली, आपने इतना गबन और इतना लैंड माफिया का कारोबार चला ही दिया, तो थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को भी थोड़ा फलाह और बहबूद से मुतासिर करवा देते, मुयस्सर करवा देते, है ना। अब मुसलमान बेचारे, यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट ये कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी भारत में है, और यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में मुसलमान एजुकेशन में दलित से भी पीछे हैं।
दोनों सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है और कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है या किसी भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में जाके सर्च कर लो, अल जजीरा में, क्योंकि मुसलमानों को ये सब बायस चैनल पर ज्यादा फेथ होता है, ज्यादा बिलीव होता है, तो इसलिए मैंने इनका ही नाम लिया। तो वो अल जजीरा और बीबीसी ने भी छापा हुआ है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान भारत में दलित से भी पीछे हैं पढ़ने में। तो भाई जब तुम सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर हो तो तुम्हारे हाथ किसने बांध रखे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मुसलमानों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का काम करने के लिए? किसी ने तो बांध नहीं रखे, तुमको तो करना चाहिए। पर होता क्या है कि ये उसमें इमामबाड़ा बनाते हैं, ये उसमें मदरसा बनाते हैं, ये उसमें मसाजिद बनाते हैं, ये उसमें मजार बनाते हैं, ये उसमें पीर मुर्शिद का जगह बनाते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं। आपत्ति नहीं है भाई, अगर 78 साल के भीतर और भी पीर मुर्शिद पैदा हुए हैं तो हमारे लिए आश्चर्य है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं। पीर मुर्शिद जिनको पैदा होना था वो हो चुके थे, लेकिन अभी भी अगर पैदा हो रहे हैं और मजारें बनती चली जा रही हैं तो वो हमें भी समझ में आ रहा है कि इजी मनी इनकम है। पर कभी भी वक्फ बोर्ड ने किसी भी हाल में गरीब मुसलमान और मुसलमान युवाओं के शिक्षा के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। अब बात आती है कि असदुद्दीन अवैसी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा चीख वही रहे, मदनी बहुत चीख रहा है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले नेशनल न्यूज पर थी तो मदनी साहब तो बड़े बौखलाए हुए थे कि नहीं मुसलमानों को परेशान तो किया जा रहा है। अरे जब किया जा रहा है तो सीए पे बुला क्यों रहे थे मुसलमानों को? बेचारे को अच्छे से रहने दो। अब है कि असदुद्दीन अवैसी का भांडा फूटा है और हिजाब खुला है। असदुद्दीन अवैसी ने 3,000 करोड़ की संपत्ति गबन करके रखा हुआ है वक्फ बोर्ड का। उसमें महल बनाया है, उसको 8-8 रुपए के रेंट को वक्फ बोर्ड को दे करके हजारों करोड़ों रुपए वो कमा रहा है। वक्फ बोर्ड को वो 8 रुपए रेंट देता है और उससे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। 3,000 करोड़ की संपत्ति। अब आती है बात कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बोर्ड बिल लाया है तो उस वक्फ बोर्ड बिल को लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद जेपीसी में भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, आई एम सॉरी, किरण रिजिजू जी, दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि विदाउट एनी डिस्कशन ये बिल पास हो जाए या ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास ना हो। दोनों ही ये चाहते थे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास हो। अब आती है बात कि क्या वक्फ बोर्ड के जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है या वक्फ बोर्ड एक्ट के बियॉन्ड जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हालांकि ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 हमारे संविधान का, हमारे कानून का, हमारे लॉ का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। यहाँ तक के पार्लियामेंट के जो पीपल एक्ट का जो बुक आता है जो संविधान से जुड़ा हुआ है वो इसका भी पार्ट नहीं है, किसी भी हाल में पार्ट नहीं है। ये एक अलग से किताब है, लेकिन इस किताब में भी वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 12 पेज नंबर 13 और चैप्टर 3 में अगर हम जाते हैं तो उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, एवरी रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस चैप्टर शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं के बनाए हुए, इन्हीं के, जो हमारे भारत देश के संविधान या कानून का कोई पार्ट नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के मुल्ला मौलवियों ने ही बनाया है, इन्हीं के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। बिल्कुल, है ना? अब 2013 में भी वक्फ बोर्ड अमेंड हुआ था, पर क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसलिए इनको दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये इंटरवीन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और इसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं तो इनको दिक्कत आ गई है, इनको प्रॉब्लम आ गया है। अब क्या है कि बिल क्या बोल रहा है? बिल ये बोल रहा है कि आप अपना ट्रिब्यूनल रखे हैं, अपना कोर्ट रखे हैं, अपना जज रखे हैं, अपना वकील रखे हैं, अपना आपने मुफ्ती रखा हुआ है, अपना आपने मुतवल्ली रखा हुआ है और खुद ही आप लोगों को नोटिस भेजते हैं, खुद ही आप फैसला भी कर लेते हैं।
तो इट्स बेटर कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके ऊपर हो जो सारी चीजों का इंक्वायरी करे। जब आप डबल चेक हो जाए। हाँ, जब आप किसी को सेक्शन 6 वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के हिसाब से, सेक्शन 6 के हिसाब से जब आप किसी को एक नोटिस भेज रहे हैं और उसको आप बुला रहे हैं सेक्शन 9 के हिसाब से, तो वो डबल चेक जो है, वो क्रॉस एग्जामिन जो है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर लेगा। इसमें आपत्ति कहां पर है? अच्छा, ऐसा कहीं नहीं होगा दुनिया में कि यही वक्फ बोर्ड ये भी बता रहा है कि जब हम किसी की जमीन हड़पेंगे, जब हम किसी की जमीन को अपना बोलेंगे, तो उसके सर्वे का सारा पैसा जो है वो स्टेट की सरकार देगी। स्टेट की सरकार देगी। क्यों भैया? हाँ। एक तरफ तुमको सरकार का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तुमको सरकार से पैसा भी चाहिए सर्वे करने के लिए, तीसरी तरफ तुम ना राज्य की सरकार को और ना केंद्र की सरकार को तुम कुछ डेटा और कुछ अकाउंटेबिलिटी देना चाहते हो। आखिर छुपा क्या रहे हो? छुपाना क्या चाह रहे हो? फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। मेरा कहना है कि जेपीसी में जब ये बिल गया और जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपसे कह रहा है कि आप अपने सारे बातें लिखित रूप में हमें दे दीजिए, तो आपको डिटेल देने में दिक्कत कहां पर हो रही है? आपने जो प्रॉपर्टी रखी है, आपने कितने सोशल वेलफेयर किए हैं और आपने कितना सोशल वर्क किया है, आपने मुसलमानों को कितना रिफॉर्म किया है, आपने मुसलमानों को कितना एडुकेट किया है, आपने मुसलमानों युवाओं के लिए कितने कितने स्कीम्स निकाले हैं, आपने मुसलमान बच्चियों की कितनी शादियां कराई हैं, आपने मुसलमान बच्चों के लिए कितना एडुकेशन स्कॉलरशिप निकाला है, आपने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने सरायखाने बनाए हैं, कितने आपने विडो हाउस बनाया है, कितना आपने ऑर्फन हाउस बनाया है, कितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए आपने सेंटर खोले हैं, कितने कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, कितने एमबीबीएस के लिए आपने कॉलेजेस खोले हैं, कितने एलएलबी के लिए आपने कॉलेजेस खोले हैं, दे दीजिए। बिल्कुल डिटेल्स दे दीजिए। राइट। प्रॉब्लम कहां पर है? नहीं देंगे। लेकिन मगर बात सारी ये कि इसका क्या लग रहा है आपको, क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका क्या हल है? और ये जो है जाहिर है जैसे आपने इतनी डिटेल्स बताई, इसके बाद गवर्नमेंट के लिए काम ये करना कितना आसान रहेगा, या ये टफ टाइम अभी दे रहे हैं फिलहाल वैसी साबर सब लोग? देखिए, इनका काम है भगदड़ मचाना, इनका काम है ये कहना इस्लाम खतरे में, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप कर लेना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मोलेस्टेशन कर लेना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे कन्वर्शन करवा देना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर गला रेत देना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर गालियां दे देना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर झूठ बोल देना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों की जमीन हड़प कर लेना। यही इनका एक गिरगिट वाला कारोबार चल रहा है। अब केंद्र की सरकार ने बहुत ट्रांसपेरेंट काम किया, जैसे यूसीसी में उन्होंने वोटिंग सिस्टम कर दिया था, तो केंद्र की सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल पर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर भी इन्होंने वोटिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि भैया वोटिंग करो, हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आपको ये अमेंडमेंट चाहिए, वेल एंड गुड, नहीं चाहिए हम रद्दी खाते में डाल देंगे, हम खत्म कर देंगे। पर जब रिजल्ट आया है तो इस देश के 91% इंडियन ने, इंक्लूडिंग मुस्लिम ने, इस अमेंडमेंट बिल को एक्सेप्ट कर दिया है। अब उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, उसकी वजह भी सुनिए जी। 2017 में एक बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड का स्कैम बस्ट हुआ था। 2017 में पता चला था कि ये आपस में लड़ पड़े हैं, क्योंकि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को संभाल सिर्फ 200 लोग रहा है, सिर्फ 200, एक्चुअली में 203 है, पर 200 लोगों का ही नाम जो है वो लिस्ट पर है। और इन्होंने क्या किया था, वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति को उठा करके अपनी बेटी के जहेज में, बेच करके अपने बेटे को विदेश यात्रा में, बेच करके अपने बेटे को विदेश की पढ़ाई में, बेच करके अपना कारोबार चलाने में, बेच करके अपने नाम से मार्केट खुलवाने में, ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। अब अभी देखिए, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता देती हूँ। मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद और मदरसे का पता चला है, जो रुस्तम अली की प्रॉपर्टी दिखाई दी है, पूरे उसके इतिहास के पन्ने निकाले गए हैं। फादर का नाम है लियाकत अली जिन्ना। सही। अब इसको ये लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो भैया जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हो क्या? जिन्ना की प्रॉपर्टी भी लेने को तैयार हो?
इसका मतलब है कि मुसलमानों के दिल में आज भी जिन्ना के लिए बहुत मोहब्बत है। तो जब मोहब्बत है तो क्यों नहीं फोर्स करते हो कि सीएए का बिल आए पाकिस्तान के पार्लियामेंट से और तुम लोग चले जाओ। अब आती है बात कि 2017 का जो ये वक्फ बोर्ड का बस्ट हुआ था, इसी में यहीं से पता चला था कि ये लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और रेवेन्यू के जो पैसे आ रहे हैं वो मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों के वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि ये खुद मलाई खा रहे हैं, ये खुद लूट खसोट कर रहे हैं और आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हैं। अब आती है बात कि आखिर जब चीजें ट्रांसपेरेंट हैं तो फिर तुम इस्लाम की दुहाई क्यों दे रहे हो? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये लोग लोगों को माइक लेकर के लाउड स्पीकर लेकर के बहका रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए क्यूआर कोड निकाला गया है, सारे मुसलमान सामने आए, सारे मुसलमान इस क्यूआर कोड पर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अपना अपना बयान दें, अपनी अपनी बातें लिखे, नहीं तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारे मदरसे छिन जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे। अरे नहीं छिनेंगे। इस पूरी दुनिया में और 57 मुस्लिम मुल्कों में भारत ही है जिसने माइनॉरिटीज को हमेशा फैलाया फुलाया है, जिसने 7 करोड़ की मुस्लिम माइनॉरिटी को 25 करोड़ का किया, जिसने 77,000 मस्जिदों को 3 लाख में तब्दील कर दिया, जिसने 14,783 मदरसों को आज लाखों मदरसों में तब्दील कर दिया। तुम्हारे पीर और मुर्शिद रोज पैदा हो रहे हैं और मजारों को अनुमति भी मिल जाती है और तुम चादर चढ़ा करके महीने का 5 लाख भी कमा ले रहे हो अगरबत्ती जलवा करके। तो तुम बियॉन्ड द इस्लाम काम कर रहे हो तो भी सरकार चुप है, क्योंकि ये डर खौफ क्यों है? ये डर खौफ क्यों है इन लोगों को? आरजू जी, इजी मनी इनकम। ओ माय गॉड, आप एफर्ट कर रहे हो, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का आधी जिंदगी निकाल दिया पढ़ पढ़ करके। सुबह 9 बजे हम उठते हैं, हम कोर्ट जाते हैं, हम चैम्बर में बैठते हैं, हम अपना काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब हम 4 पैसे कमाते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, जो मुजाबिर बाबा हैं, जो पीर बाबा हैं, ये बैठे बैठे वो बैठे बैठे इजी मनी इनकम आता है, ना पढ़ने की जरूरत है, ना कमाने की जरूरत है, ना पैसा कमाने के लिए पसीना बहाने की जरूरत है, बस पैसा ले लो। मुंह का बदबू दे दो और पैसे ले लो। साथ साथ मोलेस्टेशन का भी धंधा चलते रहता है। लड़कियां जाती हैं बाबा जी पीर बाबा का तावीज लेने के लिए, उसका शरीर भी बुरे तरीके से छू छाप कर लेता है। तो सारी अय्याशी मिल रही है ना, इनको तो मजारों से सारी अय्याशी मिल रही है। एक पैसे मिल रहे हैं, लड़की का शरीर फ्री में छूने को मिल रहा है। हमारे आपके चैनल पर भी एक मौलाना बैठता है जो 2009 जिसका 2009 का विजिटिंग कार्ड मेरे पास आया है, वो हलाला एक्सपर्ट था पहले। मैंने तो उसके ऊपर 4 एफआईआर करवाए हैं, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, और 2 डेफेमेशन का केस किया है उसके ऊपर। आपके चैनल पर भी बैठता है, 72 वर्जिन हुरों का जिक्र करता है आपके चैनल पर बैठ करके। तो अभी मेरे सामने तो आकर के खड़ा होगा तो मैं तो चप्पल से मारूंगी उसको, इतना अश्लील और इतना बदतमीज है वो तो हलाला सेंटर चलाता था पहले और अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखता था कि हलाला एक्सपर्ट है। तो व्हाट इज दिस हलाला? ये रेप है ना, कि दूसरे की बहू बेटियों को हलाला शब्द और इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर आप अपने बिस्तर पर अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हो। और सही, मगर दूसरी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग भारत में बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर बताते हैं, वो टीवी पर क्यों आते हैं? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई फोटो नहीं है, उनका तो कोई चित्र नहीं है, उनकी तो कोई आवाज नहीं है, ये टीवी पर क्यों आते हैं? अब आती है बात कि ये टीवी पर आकर के अपना वक्त कैसे जाया कर लेते हैं। 24 घंटे में 8 घंटा 9 घंटा टीवी पे रहते हैं, तो कहाँ गई फजर की नमाज, कहाँ गई जोहर की नमाज, कहाँ गई असर की नमाज, कहाँ गई मगरिब की नमाज, कहाँ गई इशा की नमाज, कहाँ गया शहादा, कहाँ गया इस्तखारा, कहाँ गया खयाउला, कहाँ गया? भाई जो मुसलमान क्लिरिक और प्रीचर, जो मुसलमान समाज के इस्लामिक ठेकेदार हैं, तो उनके ऊपर तो इबादत की जिम्मेदारी ज्यादा है ना, इबादत की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो एक तो वो हराम टीवी पर बैठ रहे हैं, दूसरा
कि वो चीखते चिल्लाते हैं तो उनका वजू भी टूटा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सुन्नत रसूल अगर कोई जोर आवाज में बात करता है तो उसका तो वजू टूट जाता है। तो आप टोपी रखे हुए हो, एक बेवजह की गंदी सी बेहुदा जैसी दाढ़ी रखे हुए हो और उसके बाद फिर आप चीख रहे हो चैनल्स पर, तो आपका वजू है कहाँ जो आप खुद को मौलाना और क्लेरिक बोल रहे हो? तो ये सब चिटिंगबाजी का धंधा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में इनको ना रोड पर पजामा खोल खोल करके मारा जाएगा। ये मत करना, बाकी जो मर्जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, थोड़ा सा नए वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को जीने दें, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के मज़ेदार सवाल और नाज़िया इलाही खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।